हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। इससे पहले हमने डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल डिस्कस करा था। तो कोवेरिएंट फॉर्म जो है आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ी होगी। तो कोवेरिएंट फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म होती है, ऐसी इनवेरिएंट फॉर्म होती है जो किसके अंडर होती है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर होती है। जैसे हमारे पास जो है दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। मान लेते हैं एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है, जो कि ये वाला रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है। तो जो कोवेरिएंट फॉर्म होगी इन दोनों के लिए सेम होगी। और कोवेरिएंट फॉर्म का मतलब यही होता है कि इन दोनों के लिए जो है हमारे पास जो है दोनों सेम ही इक्वेशन आएगी। ठीक है। और जो डिराक इक्वेशन, दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जो डिराक इक्वेशन को जो हम एक्सप्रेस करेंगे उसको फोर वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब टेंसर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो हम आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम जानते हैं कि डिराक इक्वेशन फ्री पार्टिकल के लिए हमने डिराइव करी थी। अयोटा एच कट करली बाय करली टी जाई आर टी माइनस अयोटा एच कट सी। ये हमारे पास अल्फ़ा एक्स और ये अल्फ़ा वाई, और ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारे पास डिराक मैट्रिसेस हैं। इसको जो है मैंने डिटेल में आपको बताया था, अब उस वाली वीडियो को भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास अब यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, हम इसको जो है जाई आर टी को सिंपल जो है जाई भी लिख सकते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एक ही मतलब है इसका। यही मतलब होता है इसका कि पोजीशन और टाइम पर डिपेंड कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वही लिखी हुई है टर्म्स जो ऊपर लिखी थी। ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमने जो है डिराक इक्वेशन में डिराइव करा था कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे, ये अल्फा एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 था, अल्फा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 1 था, अल्फा जेड स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इजिकल्स टू 1 था। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हम। आल्सो हमने डिराइव कर चुके हैं, ये जो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि ये दोनों जो थे अल्फा एक्स और अल्फा वाई एंटी कम्यूट थे, मतलब एंटी कम्यूट पेयर्स थे। सो जो हमारे पास अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड जो है माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई है। ये इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम। हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 है, ये भी हम ऑलरेडी डिराक इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल के लिए जो हमने डेरिवेशन करी थी वहाँ पे देख चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से ये तो क्लियर है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो एंटी कम्यूट पेयर्स हैं। तो ये जो इनके स्क्वेयर्स हैं वो भी यूनिटी हैं। तो इससे क्लियर बात हमें पता चलती है कि ये नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ये होंगे हमारे पास एंटी कम्यूटिंग मैट्रिसेस होंगी। तो हमारे पास जो द पोली स्पिन मैट्रिसेस होंगी, हेंस इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज मैट्रिसेस। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, कौन सी थी इक्वेशन नंबर 1? ये वाली। ठीक है। इसको जो है दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा अपॉन एच कट सी से। तो जो कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स हमने कैंसिल आउट कर दी, और जो रिमेनिंग टर्म थी वो आप देख सकते हैं खुद, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब हमने ईडी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि 4D स्पेस में क्या होता है, एक्स जो है एक्स के बराबर होता है वाई x2 के, जेड x3 के। अल्फ़ा एक्स जो होगा हमारे पास अल्फ़ा 1 के बराबर होगा, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा 2 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वाई जो है x2 के बराबर है, तो ये यहाँ पे टू लिखा हुआ है हमने। तो ये अल्फ़ा जेड किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा 3 के। तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हमारे पास जो बीटा स्क्वायर है जो वो है 1 के बराबर, तो यहाँ पे जो है हम इक्वेशन नंबर 6 को जो है 5 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं, वैल्यूज़ पुट करी हुई हैं हमने। देन हमने इसको जो है अयोटा अयोटा स्क्वायर से हमारी जो लेफ्ट साइड थी अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ गया, तो इसका माइनस यहाँ लग गया। जो हमारे पास अयोटा था यहाँ पे अयोटा सी, इसको अंदर ले गए हम अयोटा सी टी बनाने के लिए। ये क्यों? आपको याद आ रहा होगा ना कि फोर्थ कोऑर्डिनेट जो आता था हमारे पास कंपोनेंट का 4 वेक्टर का, वो ICT आता था, तो हमने लिखा ऐसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस अयोटा बीटा अल्फ़ा 1। इसको भी जो है हम यहाँ पे एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट में, और सारी चीज़ें हमने ऐसे लिख दी। ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गई। अब जो है हम एक न्यू मैट्रिक्स को गामा को डिफाइन करेंगे कि ये जो अभी ये तो इतनी बड़ी टर्म थी, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे गामा 1, इसकी जगह गामा 2, इसकी जगह गामा 3। ठीक है। ये हमारे पास हमने पुट कर दी वैल्यूज़। न्यू मैट्रिक्स मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे, सारी मैट्रिसेस ही तो हैं, इसको सॉल्व करके हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स ही तो आएगी, तो हमने उसको गामा मान लिया। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास ICT जो है हमारे पास x4 के बराबर आएगा, जो कि फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन 4 वेक्टर है। ठीक है।
जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 को जो है हम 7 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो हमारे पास गामा वाली टर्म्स थी उनको हम एक तरफ ले गए और हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और इस तरफ जो इक्वल टू 0 कर दिया हमने। देन हमारे पास गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 वाली टर्म्स इकट्ठी लिख दी, और हम जो है साई जो हमारे पास ये है जाई है ऑपरेटर, इसको बाहर लिखा और एम सी वाई एच कट आ गया यहाँ पे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समीशन यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 गामा यू करली वाई करली x4 प्लस एम सी अपॉन एच कट, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो है हम आइंस्टाइन समीशन नोटेशन, हमें पता है कि जो हमारे पास समीशन यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 गामा यू करली बाई एक्स यू को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, गामा यू करली बाय करली एक्स यू, जहाँ पे हमारे पास यू जो है 1 to 4 के बराबर होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने बस समीशन नहीं लगाया, बाकी टर्म सारी सेम ही लिखी है। उसके बाद जो है इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसकी जगह जो है हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। करली बाय करली एक्स यू को हम करली यू भी सिंपली लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। तो और छोटा करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे करली वाई करली एक्स यू की जगह करली यू लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।